अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। बहराइच बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 साल की सजा हुई है। सजा और साथ ही 2500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और एसडीएम को धमकाने के पुराने मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए एसीजीएम एमपी एमएलए की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है। विधायक के खिलाफ में 2 सितंबर 2002 में हरदी थाने में एसडीएम ने दर्ज कराया था मामला और सुरेश्वर सिंह मौजूदा समय में बीजेपी से मेहसी विधानसभा से विधायक है। बहराइच न्यायालय के अपर सिविल जज प्रवर खंड एसीजीएम एमपी एमएलए की कोर्ट ने सजा सुनाई है और 2 साल की सजा और साथ ही आपको बता दें कि 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 2 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। को धमकाने का ये पूरा मामला 2002 का एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है और साथ ही 2 साल की सजा भी सुनाई है। तो बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह जिनको 2 साल की सजा हो गई है और साथ ही 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। तो काफी पुराना ये मामला 2002 का, जहां पर एसडीएम को धमकाया गया था और ये मामला कोर्ट में पहुंचा। काफी लंबे समय से सुनवाई भी चल रही थी और अब कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है और 2 साल की सजा साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश, बीजेपी के विधायक को 2 साल की सजा और साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये भी बताइए कि किस आधार पर यह सजा सुनाई गई है और सुरेश्वर सिंह का क्या कहना है। क्या इस पूरे सजा को लेकर क्या वो हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं? बिल्कुल, ये पुराना मामला है। 2 सितंबर 2002 का मामला है और एसडीएम को धमकाने का मामला है, जिसमें अभी ट्रायल चल लगभग ये 20 साल ट्रायल चला है और अब सजा का ऐलान हुआ है। जिस वक्त सजा सुनाई जा रही थी उस वक्त हालांकि बीजेपी विधायक कोर्ट में मौजूद नहीं थे। उनको जो है 2 साल और 2500 रुपए जुर्माना उन पे लगा है और अभी विधायकी पे भी खतरा मंडराने लगा है। लेकिन जैसे ही सजा का ऐलान हुआ है उसके बाद विधायक के वकीलों की तरफ से एक अंतरिम बेल डाली गई है जिला जज के यहाँ। उस पर अभी थोड़ी देर में सुनवाई होगी। उसके बाद तस्वीरें साफ होगी कि आगे का प्लान क्या होगा। अगर यहाँ जमानत अगर उनकी खारिज होती है जिला जज के यहाँ, उसके बाद वो हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी सुनवाई नहीं हुई है और अभी थोड़ी देर में सुनवाई होनी है उनके जो सजा हुई है उस पर। जी, तो थोड़ी देर में सुनवाई होगी। आप नजर बनाए रखिएगा। अखिलेश, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये जो पूरा मामला है एक बार फिर से जान लीजिए। एसडीएम को धमकाने का ये पूरा मामला, जिसमें बीजेपी के विधायक को 2 साल की सजा और साथ ही 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अब इसी पर सुनवाई होनी है और थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। बीजेपी संयुक्त मोर्चे की बैठक चुनाव की रणनीति पर अहम बैठक होगी। भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में ये बैठक होने जा रही है। चुनाव को लेकर संगठन का मंथन, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद। तो तमाम मोर्चे की प्रभारी बैठक में शामिल हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2024 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ऐसे में ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बैठक में तमाम मोर्चों के प्रभारी भी शामिल हुए हैं। तो बीजेपी संयुक्त मोर्चे की ये बैठक, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जा रही है 2024 को लेकर, क्योंकि हर बूथ को मजबूत करने पर बीजेपी की कोशिश है। और साथ ही अगर यूपी की बात करें तो पूरी 80 में से 80 सीटें जीतने का इस बार टारगेट सेट किया गया है। तो चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में यह बैठक हो रही है। चुनाव को लेकर संगठन का मंथन लगातार जारी है और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी इस बैठक में मौजूद है। तो बैठक में तमाम प्रभारी भी शामिल हैं। तो बीजेपी 2024 को लेकर ग्राउंड जीरो पर भी कोशिशें कर रही है और लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसमें हर एक विषय पर चर्चा की जा रही है
हर एक बूथ को मजबूत करने की कोशिश और साथ ही हर एक सीट पर बीजेपी की पैनी नजर और साथ ही जो सीटें 2019 में बीजेपी नहीं जीत पाई थी उन पर खास फोकस इस दौरान बीजेपी का बना हुआ है। तो चुनाव को लेकर लगातार संगठन की तरफ से भी मंथन जारी है, जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संकेत, बैठक को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है, कब तक ये बैठक चलेगी और क्या क्या वो खास मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर चर्चा होगी, क्या जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है इसमें? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की आज एक अहम बैठक है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, और बैठक लगातार जारी है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं उन मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है, वो बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो या फिर ओबीसी मोर्चा हो, सभी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और उत्तर प्रदेश के मोर्चों के अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद हैं। मंथन किया जा रहा है लोकसभा चुनाव को लिहाज से किस स्तर पर काम करना है, और इस बैठक में यह तय हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं वो सक्रियता से अपने क्षेत्र में, चाहे वो जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो मोर्चे हैं, अगर ओबीसी मोर्चा है तो वो ओबीसी के बीच में जाएं और वहां पर सम्मेलन करें, कार्यक्रम आयोजित करें और बूथ स्तर पर ओबीसी मोर्चा सशक्त बना रहे, जिससे कि बूथ जीते जा सके। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा अपने अल्पसंख्यक समाज के बीच में जाके कार्यक्रम करे, उनको ज्यादा से ज्यादा पार्टी के प्रति जोड़ने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, उनकी जो तमाम योजनाएं हैं अलग अलग वर्ग के लिए, उन सभी योजनाओं को के जो लाभार्थी हैं उनसे समन्वय करने की बात इस बैठक में कही जा रही कि उनसे समन्वय किया जाए, उनसे बातचीत किया जाए, और जिन लोगों को योजनाएं नहीं मिल रही, भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उन योजनाओं को के लिए उन पात्रों का चयन करें और उनको योजनाओं का लाभ भी दिलाने का काम करें। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर सशक्त करने की रणनीति पर काम कर रही है और इसी वजह से अपने सभी मोर्चों को सक्रिय कर रही है। तो संकेत, इस बैठक का जो उद्देश्य है वो यही, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि जो योजनाएं राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनको जनता तक पहुंचाना है। तो क्या यही उद्देश्य के साथ में इस बैठक पर चर्चा की जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये जो बैठक है ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से है, और इस बैठक में लोकसभा चुनाव के जो तमाम चुनावी अभियान है उन पर मंथन किया जा रहा है, और किस तरीके से जो मोर्चे हैं वो आगामी समय में जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो अभियान संचालित किए जा रहे हैं उसमें किस तरह से सक्रिय करना है अपने आप को और अपने मोर्चों को, उस पर मंथन किया जा रहा है। जो सम्मेलन है, चाहे वो अल्पसंख्यक सम्मेलन हो या फिर युवा मोर्चों के सम्मेलन हो या फिर ओबीसी सम्मेलन हो, अलग अलग वर्गों में जाकर अपने हर मोर्चा सक्रियता से जुटे, सम्मेलन करे और अपने ओबीसी मोर्चा अपने ओबीसी समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करे। ऐसे ही युवा मोर्चा युवाओं को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करे, यानी कि हर मोर्चा अपने स्तर से चुनावी अभियान संचालित करे और भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर पर सशक्त किए, इस पर मंथन किया जा रहा है। तो 2024 के लिहाज से ये बैठक बेहद खास है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संकेत आपका। सीए को लेकर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि इसके लागू करने से देश के हालात खराब होंगे। नफरत की आग जितना फैलाएंगे देश को उतना नुकसान होगा। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बर्क के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, देश के मुसलमानों को इस कानून से कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ लोग बस वोटों की खातिर गुमराह कर रहे हैं। देखिए, ये तो प्रोपेगेंडा है इनका, इससे फायदा पहुंचने की बजाय आप देखेंगे कि हालात मुल्क के और खराब होंगे इससे, और इससे लोगों में मोहब्बत की फिजा पैदा नहीं होगी। और देखो, देश को चलाने के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, देश को चलाने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। जहां तक मैंने इसका मुसव्वदे का अध्ययन किया है और पढ़ा है, तो इस कानून में कहीं भी मुसलमानों की शरीयत या नागरिकता के छीनने की कोई बात नहीं की गई है। यह कानून दरअसल उन लोगों के लिए है जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा से यहां पर आए, तो ये बयान उनका गुमराह कुन है और मुसलमानों को डराने और धमकाने वाला है।
तो मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि इस कानून से डरने की, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने ज्यादातर एजेंडों को पूरा कर लिया है, इसलिए अब पूरा जोर सीएए पर है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और इसी हलचल के बीच में भड़काऊ गैंग फिर एक्टिव हो चुका है। सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली। CAA is anti-constitution. It will be a grave injustice, especially to the Muslims. कितनी बार ये खबरें, कितनी बार हवा हवाई बातें, एक बार और से। विरोध के सुर तब भी उठे थे, अब भी उठेंगे, लेकिन नागरिक संशोधन कानून लागू होकर रहेगा। मोदी सरकार के प्रमुख एजेंडों में शुमार अब बारी है CAA की, जिसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। बस उस मौके का इंतजार है जब इसे हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही भड़काऊ गैंग एक्टिव हो चुका है, विरोध की आवाज उठने लगी है और खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले फिर से फ्रंट पर आ चुके हैं। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. And please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of the to lay down conditions to prove your citizenship of this country. ये तो प्रोपेगेंडा है इनका। इससे फायदा पहुंचने की बजाय आप देखेंगे कि हालात मुल्क के और खराब होंगे इससे, और इससे लोगों में मोहब्बत की फिजा पैदा नहीं होगी। और देखो, देश को चलाने के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, देश को चलाने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। बर्क और ओवैसी जैसे नेता फिर से मुस्लिमों को भड़काने लगे हैं, CAA के खिलाफ माहौल बिगाड़ने का जिम्मा उठा चुके हैं और उस तस्वीर को दोहराने की कोशिश में हैं जो 2019 में दिखी थी, जब सड़कों पर संग्राम छिड़ गया था। हालांकि सरकार ने माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त नसीहत देते हुए वो डाउट भी क्लियर कर दिए जिससे आम लोगों को गुमराह किया जा रहा था। दरअसल ये कानून भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है। भारत के 3 पड़ोसी देशों के विस्थापितों को भारत की नागरिकता देगा। 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले अल्पसंख्यकों पर लागू होगा। नागरिकता हासिल करने वालों को मौलिक अधिकार मिलेगा। 3 देशों से आए विस्थापितों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। यानी CAA नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। लेकिन विपक्षी नेता इसे आम लोगों को गुमराह करने में जुट गए। तो अब इनका पोलराइजेशन धर्म के आधार पर वही इनके पास बचा है। जहाँ तक CAA की बात है, ये तो हवा हवाई है। ले तो आइए पहले आप उसका ड्राफ्ट तो देखें, प्रारूप तो देखें। आपने तो जल्दबाजी में लाए थे क्रिमिनल जो 3 पास कराए, हुआ क्या? ट्रक ऑपरेटर्स स्ट्राइक पे चले गए। केंद्र सरकार CAA जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अगर कोई भी प्रारूप लाती है तो विभिन्न संगठनों से इसका में संवाद करना चाहिए, नागरिकों से संवाद करना चाहिए, क्योंकि देश की विविधता ही इस देश की पूंजी है। CAA को लेकर मची हलचल के बीच इंडिया गठबंधन के साथी भी इसका राजनीतिकरण करने लगे। लेकिन मोदी सरकार अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और नागरिक संशोधन कानून मोदी सरकार के प्रमुख एजेंडों में शुमार रहा है। ऐसे में बीजेपी ने अपने ज्यादातर एजेंडों को पूरा कर लिया है, इसलिए अब पूरा जोर CAA पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ कैंट में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का CM योगी ने उद्घाटन किया।
इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई और इस दौरान में सीएम योगी सेना के जवानों के साथ में हाईटेक हथियारों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। सीएम योगी सेना के टैंक पर भी नजर आए, वहीं मशीन गन वैन पर भी बैठकर जवानों का मनोबल बढ़ाया। इसके अलावा सीएम योगी मशीन गन से निशाना साधते हुए भी नजर आए। इस दौरान सीएम योगी ने सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना की। फेस्टिवल में सेना के जवानों ने करतब दिखाए और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नो योर आर्मी फेस्टिवल 7 जनवरी तक चलेगा, जिसे सभी देख सकते हैं और इसके लिए कोई टिकट या फिर किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सूर्या खेल परिसर लखनऊ कैंट में फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो आर्मी के बारे में आप ज्यादा जान सके, इसी के लिए इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई है, जो कि 3 दिन तक चलेगी। और ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आज सुबह की तस्वीरें जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और इस फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया था। हालांकि इस दौरान इस प्रदर्शनी के बारे में जानकारी सीएम से भी साझा की गई। अनेक वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों और सेवा से निवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को प्रदेश सरकार अपनी ओर से 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करती है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई, झांसी के डिफेंस कॉरिडोर के नोड में हमें भारत डायनेमिक्स के बड़े कार्यक्रम वहां के लिए स्वीकृत हुए। कानपुर अलीगढ़ के नोड्स में पहले से ही जितनी भूमि हमारे पास आरक्षित थी, वे सभी आवंटित होकर के प्रोडक्शन के लिए भी अपने आप को तैयार कर चुकी है। यानी हम लोग आज सेना के साजो सामान और सेना के हथियारों की आपूर्ति में भी भारत आज आत्मनिर्भरता का लक्ष्य न केवल प्राप्त किया है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी आज हम उस सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। और चलिए रुक करेंगे, एक बड़ी खबर का अयोध्या से मिल रही है, जहां पर बावरी पक्षकार इकबाल अंसारी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र भेजा गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर विशिष्ट जन के क्रम में शामिल होंगे बावरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी। रामलला के पक्ष में फैसला आने के बाद में इकबाल अंसारी ने देश के मुसलमानों से भी अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देने की अपील की गई थी और इकबाल की अपील के बाद में देश भर में शांति से फैसले को स्वीकार किया गया। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन के दरमियान भी प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा करते हुए इकबाल अंसारी देखे गए थे। बाबरी मस्जिद का जो मामला कोर्ट में पहुंचा, इसका जो पूरा मामला था, केस थे, वो इकबाल अंसारी के पिता पहले लड़ते रहे और उनके निधन के बाद में इकबाल अंसारी ने आगे का पूरा केस लड़ा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उसके बाद में इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मानजनक रूप से स्वीकार करते हुए सभी मुसलमानों से भी इसकी अपील की थी। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आज की तस्वीरें। जब निमंत्रण पत्र भेजा गया तो काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अयोध्या के दौरे पे, तब भी पुष्प वर्षा करते हुए इकबाल अंसारी देखे गए थे। बाबा बागेश्वर ने एनसीपी विधायक के मांसाहारी वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड को मूर्ख बताते हुए न्यूज 18 इंडिया से कहा कि उन्होंने भगवान राम के बारे में नहीं पढ़ा है। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी मांसाहारी, ये मूर्ख हैं। इन्होंने राम को नहीं पढ़ा, प्रभु श्री राम को नहीं पढ़ा, इन्होंने समझा भी नहीं।
धीरोदात्त ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। ये वो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मान नहीं रहे, इसलिए उनकी मति खराब हो गई। और भगवान इनको सद्गति दे और शुद्ध मति दे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। अब प्रभु श्री राम को जानो, पहले रामचरितमानस पढ़ो, गढ़ो, समझो। खेल ही खेल सकल नृप लीला। लीला तो करते हैं, लेकिन परमात्मा ने अमर्यादित काम नहीं किया। वो ब्रह्म जो शत्रु के साथ भी अमर्यादित काम नहीं करता, वो ब्रह्म नारायण नर बनकर आया, वो ऐसा कार्य करेगा। मूर्खतापूर्ण बात है। न राम को जाना है, न उन्होंने माफी मांग ली उन्होंने बाद में। मांगना ही चाहिए, उन्हें बोलना भी नहीं चाहिए, उन्हें तो ना बोलने का अधिकार है। और तो जो खाते हैं वो राक्षस वृत्तियां हैं, और उनको कोई समझा भी नहीं सकता है। पशुओं के नियम है, इंसानों को कोई नियम नहीं। पशुओं के नियम है, गाय भूखी हो, आप उसके सामने शेर का भोजन रख दो, वो नहीं खाएगी। शेर भूखा हो, पिज्जा रख दो, नहीं खाएगा। आदमी को कुछ भी दे दो, वो सब खा जाएगा। ज्यादा समझाओ, तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। ये भैया जी कहे ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। योगी सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं, सरकारी अधिकारी जनप्रतिनिधि का सम्मान करें, जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रमों में बैठने का अधिकारी दे उचित स्थान, और कार्यक्रमों में अफसरों के पीछे जनप्रतिनिधियों को नहीं बिठाया जाए। यूपी के मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव को निर्देश जारी कर दिए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं और एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। सरकारी अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें और जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रमों में बैठने का जो अधिकार है, अधिकारी उनको उचित स्थान भी दें। कार्यक्रमों में अफसरों के पीछे जनप्रतिनिधियों को नहीं बैठाया जाए, ये भी कहा गया।